बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज आनंद टंडन सर जुड़ते हुए। आनंद सर, हाय, गुड आफ्टरनून। आनंद सर, आप आए और इस बीच माहौल, मूड भारतीय बाजारों का बढ़िया सुधर रहा है। अच्छे मूड से लगातार अच्छी तेजी के साथ कामकाज। निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाईज को किस करने की तैयारी में है। ऐसे में ये मान लूं कि अब गिरे वेरेगा, कूल ऑफ होगा, कंसोलिडेशन और अपनी जगह, लेकिन स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से वो जो टैरिफ टैंट्रम सरदर्द इज द वर्स्ट ओवर। हमने क्या जो रीसेंट लोज बनाए थे, हमने बॉटम इन प्लेस है, ऐसा मान लूं कि एटलीस्ट एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, मार्केट कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, ऊपर या नीचे। लेकिन अगर आप टैरिफ की बात कर रहे हैं तो टैरिफ टेंट्रम में अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आया है। ना तो इंडिया के साथ कोई डील हुई है अभी तक, और चाइना के साथ जो डील हुई है, अगर आप देखें, जब दोनों बड़े सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे आपने 100% से ऊपर का टैरिफ लगा दिया आपस में, तो वहां पर जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आप आज के दिन कंटेनर बुकिंग देखें जो यूएस की तरफ जा रहा है, वो आधे से कम हो चुका है। तो अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में 1% से ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ऐसी हो दुनिया में जहां पर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा मार्केट वापस उस लेवल पे चला गया जहां पर जो अनाउंसमेंट था लिबरेशन डे पे, उस लेवल के ऊपर आप जा रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ कोई ना तो आपके पास कोई सेफ्टी है, ना आप ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव आपकी का प्रभाव होगा ये सब टैरिफ के कारण। तो ये डेंजरस प्रपोजिशन है, क्योंकि प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा और शायद नेगेटिव ही आएगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, ये बात सही है। टैरिफ के फ्रंट पे अभी सब कुछ सुलझा तो है नहीं, उलझा ही हुआ है, क्लैरिटी है नहीं, अभी भी रीजनेबल अनसर्टनिटी ही है, होगा क्या। हम होप जरूर कर रहे हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा होगा तो शायद कुछ कंफर्ट मिल रहा होगा, पर ग्लोब अगर दिक्कत में रहा तो हमारे लिए भी दिक्कतें बनी रहेंगी। टंडन सर, आपकी प्रिफर्ड थीम्स वगैरह पे आऊं मैं, कहाँ नज़र रखनी चाहिए जब मार्केट जिस तरह से अब इंच अप कर रहे हैं? तो उससे पहले आईटी, खैर 2 नंबर्स आ गए, हम कमज़ोर सा अनुमान लेके चल रहे थे, उससे भी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इवन कल आए विप्रो के नंबर्स हो। आईटी चीज़ें बदल रही हैं। वो पहले होता था मैसिव, हर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ, लगातार तेजी तूल पकड़ती रहती थी, अब वो दिन लगते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बीच में जरूर 2 फाइनेंशियल ईयर ऐसे आए थे कोविड के बाद कि फिर से लगा था बाकी बढ़िया ग्रोथ, सुपर नॉर्मल ग्रोथ के ईयर्स आए, पर मामला अब एकदम ठंडा पड़ गया है। ये आईटी पर लॉन्ग टर्म नजरिया आप लोग का बन क्या रहा है? क्या बहुत कुछ अब बदलाव है? उस तरह की सुपर नॉर्मल ग्रोथ, अबव एवरेज ग्रोथ, वो दिन खत्म आईटी के पूरी तरह से? बढ़िया कैश फ्लो जनरेट करती रहेंगी, डिविडेंड डोल आउट्स का इंतजार करते रहें, इससे ज्यादा अब ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें ग्रोथ के फ्रंट पे? ये ऐसे ही समीकरण बैठने वाले हैं आईटी के क्या? मेरे हिसाब से आपने जो कहा वही होगा, क्योंकि एक तो जो बेसिक मॉडल है इंडियन आईटी का, कि आप आदमी यहाँ से या आप सर्विसेज यहाँ से एक्सपोर्ट करें और वहाँ पे आप डॉलर में बुकिंग करें और इंडिया रुपी में पेमेंट करें। ये जो है दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये कई कंपनियां जो हैं खुद ही अपना खुद जीसीसी बना रहे हैं, ग्लोबल का कैपेबिलिटी सेंटर वो खुद अपना बना रहे हैं। तो इसमें जो हमारी आईटी कंपनियां हैं उसका उसमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि, और ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से फैक्टर नहीं हो रहा है, कि जो एफिशिएंसी आपको मिल रही है एआई के कारण, उसके कारण जो है हो सकता है कि आपको नियर टर्म मार्जिन शायद कंपनी में इम्प्रूवमेंट भी हो। लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आईटी प्रोफेशनल की, स्पेशली कोडर्स, अब जो है कंसल्टेंट थोड़ा आप अलग रखिए, जो कि इंडियन आईटी ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जो बेसिक कोडिंग है वो काफी हद तक जो है आपको कम लोगों से कर पाएंगे। और इसके कारण दो चीजें होंगी। एक तो आपके जो नंबर्स हैं रिक्रूटमेंट के वो गिरने वाले हैं। बल्कि अगर आप देखें, इस बार ऑलरेडी पहली तिमाही में टीसीएस ने कहा कि टोटल 600 आदमी ऐड करेंगे। जो कंपनी 40,000 लोग को लेती थी साल में, वो अब 600 लोगों की बात कर रही है। और इसका प्रभाव आईटी से ज्यादा बाकी कंपनियों पे पड़ेगा, क्योंकि हमको ये सुनते सुनते काफी टाइम हो गया है कि इंडिया जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है। रियलिटी ये है कि 50% ऑफ रियल एस्टेट, फॉर एग्जांपल कमर्शियल रियल एस्टेट, ग्रेड ए बिल्डिंग जो है वो आईटी के लिए होती है। अगर आपकी आईटी की जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो जाता है, तो वो डिमांड गायब हो जाएगी।
क्या चीज़ आपको दिख रही है इस वक़्त जिससे बाकी आपको कोई इसका जो स्लैक बन रहा है वो टेक ओवर करे? मुझे अभी फ़िलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके कारण आईटी अलोन उतना फ़र्क शायद इमीडिएटली नहीं पड़े क्योंकि अभी भी लोगों की डिमांड है, स्पेशली क्योंकि स्किल सेट चेंज हो रहे हैं और एआई का स्किल सेट ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए थोड़ा हद तक वहाँ पे आपको बेसिक नंबर्स आते रहेंगे। लेकिन उसके कारण जो आपको जो नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, उसके कारण जो इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर प्रभाव आएगा, वो मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा है। ओके। अच्छा आनंद सर, ये बाज़ार का जो कन्विक्शन इस वक्त सबसे ज़्यादा है वो है बैंक्स, एनबीएफसीज। और जो लास्ट हमारा कोलैप्स था टुवर्ड्स 22,000, उसमें भी बैंक्स ने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। 2 रेट कट्स, फर्दर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी और स्टांस में परिवर्तन, अच्छे मॉनसून को लेकर स्काईमेट की टिप्पणियाँ। आपका बैंक्स पे कन्विक्शन कितना है सर, और आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है? आई मीन प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और माइट बी एनबीएफसीज। देखिए, जहाँ तक बैंक्स और एनबीएफसी का सवाल है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा-सा रिलेटिवली चीपर सेक्टर है और जैसे आपने कहा उतना बढ़त भी नहीं हुई थी, इसलिए उतनी गिरावट भी नहीं हुई है। और अब जो है क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स फिर से आना कम होने शुरू हुए हैं, तो मार्जिन तो जो बीच में स्क्वीज़ हो रहा था एनआईएम, वो शायद आपको फिर से थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्लियरली जो कंपनियाँ लायबिलिटी प्रोफाइल बड़ी बढ़िया ले सकती हैं, जो कि डिपॉज़िट अच्छे सस्ते रेट पे ले सकते हैं, वो आप फ़ायदेमंद होंगे और उसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि आजकल कोई बैंक जाता नहीं। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बैंक हैं, वो भले प्राइवेट सेक्टर हों या पब्लिक सेक्टर हों, वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें क्लियरली प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा-सा अभी तक फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी बेटर रहती है, हालाँकि पब्लिक सेक्टर में भी वो गैप अब कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपको लेना ही है, तो अगर आप फ्रंट लाइन प्राइवेट सेक्टर और सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ध्यान दें, तो वही बेहतर रहेगा। शेयरी पिकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी कंपनियों में डिपॉज़िट को आपको फिर भी हायर रेट पे लेना पड़ेगा। जहाँ तक बचा एनबीएफसी का, एनबीएफसी आपसे बोरो कर रहे हैं बैंक से। उनका मार्जिन हमेशा स्क्वीज़ रहेगा, वो खाली ये है कि कंज़्यूमर के पास भी उनको हायर रेट पे देने की सहूलियत रहती है। लेकिन जैसे मैंने कहा मेरा मानना है कि डोमेस्टिक कंज़म्पशन डिमांड डिस्क्रिशनरी के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसलिए मैं एनबीएफसी के ऊपर उतना तवज्जो नहीं दूँ। ओके ठीक है सर, एनबीएफसीज को आप इतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन एक अंश जो ब्याज दरों में कटौती को और कमी को बहुत अच्छी तरीके से हाथों हाथ लेता है, जिसमें रियल स्टेट आता है, रियल स्टेट इंसिलरी आता है। उसके बाद हमने पिछले 4 एक दिन से सर बहुत अच्छा मूव देखा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में। यहाँ पर आपका तर्क क्या कहता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ ठीक हैं, मेरे हिसाब से वो बेहतर तरीका है रियल एस्टेट को इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ऑलरेडी एक एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है क्योंकि वो लेंडिंग जो है बड़ी सिक्योर है और इसके साथ-साथ क्योंकि रेगुलर ग्रोथ रहेगी तो इसलिए ठीक है। जहाँ तक रियल एस्टेट कंपनी के हिसाब है जैसे मैंने कहा मेरा मानना ये है कि यहाँ से डिमांड पीक हो चुका है ज़्यादातर जगह पे और यहाँ से अगर भले कंपनी जो भी बोले आपको यहाँ सर से इन्वेंट्री बढ़ती हुई नज़र आएगी और दाम कम होते हुए नज़र आएँगे। मैं इस वक़्त रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा-सा अंडरवेट हूँ। ओके। अच्छा सर, हमेशा सैद्धांतिक रूप में कहा जाता है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी कमोडिटीज़ को रखिएगा। मेटल्स ने लास्ट टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया था जब डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस आई थी। अभी आप कमोडिटीज़ में, अगर मैं थोड़ा सा मेटल्स को लेकर चलूँ, फेरस नॉन फेरस दोनों, या फिर केमिकल्स को की बात करूँ, या फिर कुछ हद तक सीमेंट की, अभी आपका किसी कमोडिटी पे कन्विक्शन है क्या सर? एंड स्पेशली केमिकल्स, जो कि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स कुछ कंपनियों के अच्छे थे, अभी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इस तेज़ी में। कमोडिटीज़ को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए कमोडिटी सिक्लिकल होते हैं इसके कारण आपको टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई व्यू नहीं ले सकते। केमिकल्स इस मामले में थोड़े से बेटर हैं क्योंकि कई कंपनियां जो हैं वो पिछले साइकिल में 3-4 साल पहले काफ़ी अच्छा कर रही थी, उसके बाद पिछले कुछ सालों से फ्लैट रहा है। अगर चाइना के ऊपर पाबंदी रहेगी तो केमिकल्स हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पे थोड़ी हद तक हमको फ़ायदा हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए भी और कई कंपनियों ने पिछले 2-3 साल में कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है। तो अगर आपको कमोडिटीज़ में लेना ही है तो केमिकल्स स्पेशली जहाँ पर टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी मुश्किल होती है हैंडल करना तो उस लेवल पे मेरे हिसाब से आप फिर भी निवेश कर सकते हैं।
मेटल्स पूरा सिक्लिकल है, आप चार्ट देख के भी इन्वेस्ट करें, वो ही बेटर रहेगा। ओके, मेटल्स, केमिकल्स पर आनंद सर का कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है इस वक्त। अब आते हैं सर एक दो बास्केट्स को और छेड़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पे बाजार ने थोड़ा सा कन्विक्शन अपना या फिर लोअर ट्रेजेक्टरीज पे दिखाना शुरू किया है। लास्ट अक्टूबर से लेकर सर ये मार्च तक के और इनफैक्ट फरवरी तक के प्राइस डैमेज में लीड किया था कैपिटल गुड्स ने भी। एल&टी की तो शक्लो सूरत बदल दी थी। आई मीन कमिंस को देखिए, एबीबी को देखिए, सिमेंस को देखिए। इस बास्केट में सर अब आपका कुछ कन्विक्शन लौट रहा है इस वैल्यूएशन पे? देखिए, वैल्यूएशन आप इस वक्त ना छेड़ें, लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स का सवाल है, कम से कम वहां पर ये श्योर है कि डिमांड जो है, अभी जो ऑर्डर बुक है, वो करीब करीब बरकरार रहेंगे। थोड़े से कैंसिलेशन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के कई सालों तक के ऑर्डर बुक हैं, तो वो कम से कम अगले 1-2 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और स्पेशली अगर कोई इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पर गवर्नमेंट की स्पेंड बरकरार रहेगी। तो वहां पर एटलीस्ट टॉप लाइन की आपको कुछ हद तक सेफ्टी नजर आ सकती है। वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से अभी भी काफी स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला तो वो बेटर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर लेना है, तो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग शायद बेहतर सेक्टर रहे। चलिए आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर राय रखी अपनी और सांकेतिक रूप से कुछ स्टॉक्स पर टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।